पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू में हमें सबसे पढ़ना है कि पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी के मापदंड क्या है। उसके बाद हमें उसके टाइप को पढ़ना है। उसके बाद अप्रोचेस पढ़ने हैं, मैकेनिज्म टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया, और भारत में पॉवर्टी कैसे मापी जाती है, पूरी दुनिया में पॉवर्टी कैसे मापी जाती है, पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, पॉवर्टी इंडेक्स से हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, उससे हमें बेनिफिट क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी के जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट इशू, पॉवर्टी से डेवलपमेंट इशू में कैसे फ़र्क पड़ता है, या डेवलपमेंट कार्यों से पॉवर्टी कैसे बढ़ती है या घटती है, हम वो भी उसके बारे में भी जानेंगे। और उसमें सबसे पहले जानेंगे कि पॉवर्टी डेवलपमेंट इशू होती क्या है, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी हाउ टू कनेक्ट, दोनों जो है वो कैसे एक आपस में कनेक्टेड है, उसको पढ़ेंगे। क्या डेवलपमेंट करने से पॉवर्टी खत्म हो जाती है, या डेवलपमेंट कार्यों से कभी कभी पॉवर्टी बढ़ जाती है, इसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे हम नदियों पर जब डैम बनाते हैं, तो डैम बनाने के नाम पे वहाँ के आसपास के माने डैम के पिछले हिस्से में रिजर्वायर या जलाशय का, बड़े जलाशय का निर्माण या झीलों का निर्माण करते हैं, आर्टिफिशियल झीलों का, जिससे वहाँ आसपास में रहने वाले जो जीव, जो वन जा प्राणियाँ हैं और जो वहाँ के ट्राइबल पीपल है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से अगर उनके साथ सही रूप से विस्थापन किया जाए और दूसरे जगह उनको बसाया जाए तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है कि वह वहाँ से निकलकर किसी शहर में आ जाते हैं और आके फुटपाथ पे रहने लगते हैं, और पॉवर्टी को उनके लाइफ में पॉवर्टी और भी तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें वो जंगल से आए हुए हैं और उनको आधुनिकता वाले काम तो आते नहीं हैं, वो पूरा जीवन अपने जंगल पे आधारित थे और शहरों में उनको कुछ काम मिलता नहीं है, तो जिनसे वो क्या है गरीबी और स्लम जैसे एरियाओं का निर्माण करते हैं, जो बहुत ही एक डेवलपमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो हमें डेवलपमेंट करते समय इन चीज़ों की भी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इनिशिएटिव टू मिटिगेट द पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, हमें पॉवर्टी को कैसे कम करना है, और डेवलपमेंट इशू जो आते हैं भारत में, मुख्य रूप से भारत में जो डेवलपमेंट के टाइम में जो समस्याएं क्रिएट होती है उसको कैसे कम से कम किया जाए। और हमें चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट के नाम पे वनों को और जो वन्य जीव है और साथ ही जो वहाँ के ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनको नाश करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जिसको आप अगर चाहें तो लिखकर हमें मेल कर सकते हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ द पॉवर्टी, व्हाट इज़ द मेन चैलेंजेस ऑन द डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, आप इस पे दे सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन होती क्या है, इसका एनालिसिस और इसका जो पैरामीटर है वो क्या है। जो इसमें हमको सबसे पहले पढ़ने पड़ती है इसकी डेमोग्राफी क्या है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के महत्व क्या है। उसके बाद हमें डायमेंशन पढ़ने पड़ते हैं, डेमोग्राफी के डायमेंशन कितने टाइप के डायमेंशन होते हैं। उसके बाद हमें व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है और लाभांश क्या होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि यूथ पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए वरदान या श्राप कैसे हो सकती है। अगर आपके पास दुनिया, ऐसे अभी कहा जा रहा है कि भारत के पास दुनिया का सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन है और भारत की जितनी जनसंख्या उसका लगभग 63% जनसंख्या यूथ है। तो क्या यूथ को अगर सही से यूटिलाइज किया जाए, उसको एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज किया जाए तो वो भारत का के लिए वरदान साबित हो जाएगा। अगर उसका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ तो भारत के लिए श्राप के रूप में कार्य करेगा। और कहा जा रहा है कि 2035-36 से यह जो परसेंटेज है यूथ वाली वो कम होने लगेगी। तो हमें ये भी ध्यान रख के जो कार्य हैं करने पड़ेंगे, इसको भी हमें पढ़ने हैं। व्हाट इज़ अ मेन इशू रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से जुड़ी जो मुख्य समस्याएं हैं जैसे प्रदूषण का, अर्बनाइजेशन का जो समस्याएं हैं, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, ये जैसी समस्याएं हैं उनको भी हमें पढ़नी है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव उठाया है मिटिगेट पॉपुलेशन रिलेटेड इशू, जो भारत की जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको कम करने के लिए भारत क्या इनिशिएटिव ले रही है। और यूटिलाइज अ पॉपुलेशन रिसोर्स एज अ बूम,
और वो कैसे भारत के जो पॉपुलेशन है, रिसोर्सेस है, भारत की जो जनसंख्या का रिसोर्स है, उसे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कैसे यूज करे कि वह भारत के लिए एक वरदान साबित हो, बूंद साबित हो, ना कि श्राप। चलो उसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं। इंडिया इज अ प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2017। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पे बात करते हैं जो कि रिलेटेड है अर्बनाइजेशन से और उसके प्रॉब्लम्स। तो हमें अगले टॉपिक में जैसे हमने बात किया कि अर्बनाइजेशन होता क्या है, उसमें फैक्टर कंट्रोलिंग ग्रोथ क्या होते हैं, अर्बन सेंटर क्या होती हैं, उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या प्रोसेस है, हिस्ट्री ऑफ द अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या इतिहास रहे हैं वो भी जानना है, थ्योरी ऑफ द अर्बनाइजेशन के कई सारे थ्योरी दे गई है उन्हें भी हमें पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के प्रभाव को पढ़ना है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद सबसे जो मुख्य चीज़ है अर्बनाइजेशन से क्रिएट हुई वेस्टेज, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सैनिटाइजेशन है, पोल्यूशन है, वाटर क्राइसिस है, इससे को भी हमें पढ़ना है। और व्हाट इज़ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस द मिटिगेट द अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। और हाँ, इस सेगमेंट में जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें एक नया चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ई वेस्ट। ई वेस्ट के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ई वेस्ट अभी भारत की सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है। क्योंकि भारत में खास करके लॉकडाउन के बाद यानी कोविड-19 के बाद जो काल आया उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से ई वेस्ट बहुत बड़ी समस्या में क्रिएट हो रहा है और ये बहुत ही हानिकारक है। तो इस पर सरकार बहुत सारी कदम ले रही है और शायद ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इससे को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंडिया नीड्स स्मार्ट सिटी, स्मार्ट अर्बनाइजेशन इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ अर्बनाइजेशन। इस क्वेश्चन को देख लेना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं उसको भी हमें देखना है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके प्रभाव क्या है उसको भी हमें देखना है। सबसे पहले हमें ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, और इम्पोर्टेंस जो है वो किस किस फील्ड में है, इकोनॉमिक फील्ड में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड में इम्पोर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल फील्ड में, सोसाइटी में। मुख्य रूप से हमें सोसाइटी के बारे में देखना है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ऐसे तो हमें सभी सेगमेंटों को कवर करना है, लेकिन पेपर 1 में हमें इंडियन सोसाइटी को देख कर ही हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें देखनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है। पॉवर्टी क्या होती है, एडुकेशन, वुमेन स्टेटस, वेस्टर्नाइजेशंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट पड़े हैं पॉवर्टी पे, एडुकेशन पे, वुमेन स्टेटस पे, वेस्टर्नाइजेशंस पे, इन सभी पे यहाँ पे आप कल्चरल भी लिख सकते हैं, कल्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो भी आप बता सकते हैं। तो हमें ये भी कल्चरल हो गया। उसके बाद फैमिली पे इसके क्या इफेक्ट पड़े हैं, यूथ जो हमारा भारत का जो यूथ है उस पर ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव पड़े हैं, इन सब चीज़ों को भी हमें इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद रिच और पुअर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव जो है अमीर और गरीबों पे कैसे पड़ा है, क्या ग्लोबलाइजेशन ने अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उस खाई को और बढ़ा दिया है या उस खाई को कम किया है, इसको पढ़ना है। क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण गरीबी और बढ़ी है या गरीबी घटी है, इन सब चीज़ों को भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के जो लाभ है और उससे होने वाले जो नुकसान हैं उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन कितने हद तक सही है। क्या ग्लोबलाइजेशन के नाम पे वेस्टर्न या किसी अदर्स कल्चर को अपना लेना सही है या नहीं, इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस मैंने इसमें पुट ऑन किया है, अगर आप हो सके तो इसको लिखें। ग्लोबलाइजेशन अगर आप नए हैं तो समझ लें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ चैलेंज द रोल ऑफ स्टेट और क्रिटिकली एवल्यूएटेड इट्स इम्पैक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। बोला कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है
वो रोल है स्टेट पे, क्या उसके रोल है, और क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है उसको। जैसे डेवलपिंग कंट्री में, खास करके भारत जैसे देशों के लिए ग्लोबलाइजेशन क्या एक समाधान है उसके समस्याओं का, या एक नई समस्या है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है कि सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, इसमें हमें पढ़ना है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट। उसके बाद पढ़ना है कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस एंड आइडिया। सोशल एम्पावरमेंट के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या आइडिया हो सकते हैं। नीड ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं, उसे भी पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। एम्पावरमेंट इन द रेडिफाई एंड द इंडियन एक्सपेंसेस के बारे में भी हमें पढ़ने हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ना है, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ना है। ये जो शब्द है कम्युनलिज्म जो है वो कम्युनिटी शब्द से बना है, कम्युनिटी से कम्युनलिज्म बना है। कम्युनिटी आज भारत में देख रहे हैं कम्युनिटी की कितनी बड़ी समस्याएं आ गई है, या कम्युनिटी जब जब बढ़ेगा, याद रखिएगा, जब जब कम्युनलिज्म की धारणा भारत में या भारत जैसे किसी भी देश में जब ये बढ़ती है तो नेशनलिज्म खतरे में पड़ जाता है। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश अपने जो नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, उससे कभी भी समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने नेशनल सिक्योरिटी से अगर समझौता किया तो देश को बर्बाद होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। और जैसे जैसे भारत या किसी भी भारत या डेवलपिंग कंट्री में जब कम्युनलिज्म बढ़ता है तो नेशनलिज्म ऑटोमेटिक डाउन होगा ही होगा, और जब किसी देश का नेशनलिज्म डाउन होगा तो उस देश का पतन निश्चित होता है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। और ये समस्याएं तो अभी बहुत पेपर में, न्यूज़पेपर में आ रखी है, बहुत बार चर्चा में है, तो याद रखिएगा कि यूपीएससी उन प्रश्नों को ही ज़्यादा पूछता है जो चर्चा में होती है, खास करके न्यूज़ में जो बनी रहती हैं। तो इस टॉपिक को इस साल के 2024 के लिए जो लोग अपेयर हो रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट या इस सेगमेंट पे थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दें। 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, एथिक्स में आए, पेपर 1 में आए। ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म पेपर 1 का सब्जेक्ट है तो पेपर 1 में ही आएगा, एथिक्स में भी आ सकता है। जैसे मणिपुर में भी जो मानव को शर्मसार करने वाली घटना हुई है उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन एथिक्स के बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या इसके बाद पढ़ना है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनलिज्म पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ द कम्युनलिज्म पढ़ना है, रिसेंट इंसिडेंट के बारे में पढ़ना है, अभी जैसे मैंने मणिपुर के बारे में जिक्र किया। और ऐसे ही कम्युनलिज्म केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे फ्रांस वगैरह में भी कम्युनिटी के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ हो रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। उसके बाद कम्युनलिज्म के अंडर द लॉ, इसको क्या कम्युनलिज्म अंडर द लॉ है, या जब ये लॉ के बाहर दायरे में चला जाता है, जब कम्युनिटी को खुश करने के लिए पॉलिटिक्स होने लगते हैं, या यूँ कहें कि कोई रिलीजियन या कोई कम्युनिटी पॉलिटिक्स के साथ मिलकर काम करने लगती है, तब कैसे देश का विनाश हो जाता है, उसके बारे में भी हमें जानना है। उसके बाद हमें सेकुलरिज्म को पढ़ना है, सेकुलरिज्म होता क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस और इसके आइडियाज़ क्या हैं वो पढ़ने हैं। सेकुलरिज्म के थॉट्स जो है, वेंटेज पॉइंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इनका क्या रोल है, जो सेकुलरिज्म शब्द है उसका। उसके बाद गांधी जी के विचार क्या थे सेकुलरिज्म पे, क्योंकि गांधी जी के विचार भारतीय समाज के लिए बहुत मायने रखता है, खास करके जब वो सोसाइटी और इकोनॉमिक के फील्ड में जो बातें करते थे वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इंडियन फिलोसफी एंड सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद थ्रेड्स ऑन द सेपरेट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, रीजनलिज्म, जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद कैसे भारत के लिए, क्या वो कोई क्षेत्रवाद जो है वो भारत के लिए नुकसानदायक है या अच्छी है, उसके बारे में पढ़ना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे वो चीज़ पढ़ने हैं। रीजनलिज्म का जो नेटिव स्टेट्स है, वो नेशन स्टेट्स वाले जो धारणा है रीजनलिज्म का, वो अच्छा होता है। लेकिन अगर स्टेट नेशन का बात होगा, स्टेट नेशंस का मतलब है जब क्षेत्रवाद के नाम पे जब केवल अपने स्टेट के बारे में सोचेगा और देश की या नेशन का जो
चर्चा है या नेशंस का जो डेवलपमेंट कार्य है या नेशंस के बारे में नहीं सोचकर सभी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्रवाद के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे। जैसे अभी खास करके एक शब्द आया है फ्रीबीज, ये रीजनलिज्म का ही कहीं ना कहीं एक नतीजा है। रीजनलिज्म को ये फ्रीबीज बढ़ावा देती है जिसमें लोगों को मुफ्तखोरी का आदत लगाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एबल है, आप कमा सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं, तो भारत या किसी भी देश में किसी का अनुदान लेना सही नहीं है। क्योंकि आप अगर सक्षम है तो आप उसको खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरतों को इतना ही तक सीमित रखें कि आप जितना कमा रहे हो उसमें वो कर ले। तो सरकारों पे निर्भर होना बहुत हद तक नहीं। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो सरकार जो वेलफेयर काम कर रही है तो ठीक है कीजिए, लेकिन फ्री के नाम पे अनेक अधिकारों का दोहन करवाना सही नहीं है। क्योंकि आपको जो लोग आज फ्री दे रहे हैं वो अपना जो पैसा इकोनॉमिक में जो लोग होते हैं, जो आपके 10 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे बाद में ये पैसे निकालेंगे ही, चाहे वो अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से। इसलिए रीजनलिज्म के नाम पे फ्रीबीज को ना अपनाएं। थ्योरी ऑफ रीजनलिज्म क्या है? रोल ऑफ द वेरियस प्लेयर्स, सोशल मीडिया का इसमें रोल क्या है उसको बारे में हमको पढ़ना है। रिसेंट इंसिडेंट भारत में क्या है, खास करके जो न्यूज़पेपर में बने हैं, तो हमें पेपर 1 में इतना पढ़ना है। थैंक यू सो मच इतने देर तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इसी तरीके के इसी तरीके का एनालिसिस की अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कमेंट रहा और आपने शेयर किया तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पे भी इसी तरीके से पूरे डिटेल्स में वीडियो बना के सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे उसे करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ने हैं। हिस्ट्री में भी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी उसमें शामिल करके मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये करना है, हिस्ट्री के को भी इतना ही डिटेल्स में पढ़ना है, तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर कर दे, जिससे थोड़ा सा इस चैनल का प्रमोशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।